हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर मैं आपको इतना ही बताना चाहूँगा कि जब मैं बात कर रहा हूँ इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन की, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जीरो और फर्स्ट ऑर्डर। एनसीईआरटी में एक्चुअली जीरो और फर्स्ट ऑर्डर ही है, बट आपको जीरो और फर्स्ट ऑर्डर के अलावा और सबका भी आइडिया होना चाहिए। तो मैं आपको लास्ट में इन जनरल nth ऑर्डर भी पढ़ाऊंगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं भाई इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। जस्ट ए मिनट। राइट। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में अब हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा जीरो ऑर्डर। तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप लोग जानते हैं, बट फिर भी मुझे देना जरूरी है। आई एम राहुल कौशिक एंड आई वर्कड इन मनसा क्लासेस कोटा फॉर कंटिन्यूस 10 ईयर्स। और वहां पर मैंने लगभग 2000 सक्सेसफुल आईआईटीज को मेंटर किए। एंड नाउ आई एम हियर ऑन तीव्रा। दिस इज माय ओन चैनल, जहां मैं आप लोगों के साथ अपनी एक्सपीरियंस और अपनी सारी नॉलेज आप लोगों के लिए पूरा जो कुछ भी मैं आपको दे सकता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैं दे रहा हूँ। चलिए फिर आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और आज का टॉपिक है इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन में मैंने आपको बोला था कि कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर भी हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, पिछली क्लास का एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ए से अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है पी, तो इसकी रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होती है, के इंटू ए टी की पावर एन। और ये एन कहाँ से आता है, एक्सपेरिमेंटल। तो अगर एन जीरो है तो मैं इसे जीरो ऑर्डर बोलूंगा, एन वन है तो मैं इसे फर्स्ट ऑर्डर बोलूंगा, एन टू है तो मैं इसे सेकंड ऑर्डर बोलूंगा। तो यहाँ पर अब कुछ बच्चे पूछते हैं कि मतलब सर मुझे ये बताइए, ये हम ऑर्डर पढ़ क्यों रहे हैं, इन ऑर्डर्स का मीनिंग क्या है। हाँ, इन ऑर्डर्स का मीनिंग क्या है, ये हम पढ़ क्यों रहे हैं, आज मैं आपको सारी चीज़ों के जवाब दूंगा। जहाँ आप लोग सीखेंगे कि जीरो ऑर्डर का क्या मतलब है, फर्स्ट ऑर्डर का क्या मतलब है, और nth ऑर्डर का क्या मतलब है। राइट। जस्ट ए मिनट। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ जीरो ऑर्डर। तो देखिए, जब हम बात कर रहे हैं जीरो ऑर्डर्स की, किसकी भाई, जीरो ऑर्डर की, तो एक सेपरेट पेज पे मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जीरो ऑर्डर, जस्ट लुक एट इट। तो ये मेरा पहला एनालिसिस है कि भाई जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर में मान लीजिए मैंने एक रिएक्शन ले ली, एन ए गिविंग यू बी। टी जीरो पर इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ए नॉट थी, जिसे मैं ए भी बोल देता हूँ, तो ये जीरो थी। आफ्टर सम टाइम ये माइनस एक्स होगी, इसे मैं ए टी बोल देता हूँ। तो यहाँ पर आप इसका मीनिंग समझिए, ए नॉट है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, और इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जब मैं ए टी बोल रहा हूँ, दिस इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो अगर ये माइनस एक्स है तो ये क्या होगा भाई, एक्स बाय एन, याद रखना। तो फिर इसके बाद मैंने आपको जो भी रेट लो एक्सप्रेशन वगैरह बताई हैं, आप लोग यहाँ के बाद क्या करते हैं भाई, रेट लिख दीजिए 1/n डी ए बाई डी टी डी वी बाई डी टी, इट विल बी इक्वल टू के आर। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था के आर क्या होता है, रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, होता है या नहीं होता। और के आर के बाद नाउ यू विल राइट ए टी रेज टू द पावर जीरो। तो जीरो है तो यहाँ वन हो जाएगा। राइट। अब अगर मैं इन्हें इक्वेट कर दूं 1/n डी ए बाई डी टी, तो ये किसके बराबर होगा, n इंटू के आर के भाई। और इसी n इंटू के आर को मैं के नाम दे देता हूँ। तो ये एक साथ नहीं लिखना चाहिए मुझे, यहाँ हटा दिया मैंने, ये हो गया। तो नाउ आई कैन राइट माइनस डी ए बाई डी टी के ए। तो माइनस डी ए, और ये क्या होगा, के इंटू डी टी। अब आप इसे इंटीग्रेट कर दीजिए। टी जीरो पर ए की क्या वैल्यू थी, ए नॉट, एंड आफ्टर टाइम टी ए की क्या वैल्यू है भाई, ए टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। ए नॉट का मीनिंग आपको समझ आ गया है, ए टी का मीनिंग आपको समझ आ गया है। नाउ आफ्टर इंटीग्रेटिंग इट यू आर गोइंग टू गेट, तो जरा कर लीजिए माइनस ए नॉट, सॉरी ये क्या आ जाएगा, ए टी माइनस ए नॉट के इंटू टी। तो जैसे ही आप इसे सॉल्व करेंगे तो ए टी विल बी ए नॉट माइनस के इंटू टी, ये एक्सप्रेशन आ गई। आप इसकी जगह चाहें तो क्या लिख सकते हैं, ए माइनस एक्स इज इक्वल टू ए माइनस के इंटू टी। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है।
एक तो ए से ए गया, एक्स क्या आ गया, के इंटू टी। ये एक्सप्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, जीरो ऑर्डर के लिए आप लोगों को ये एक्सप्रेशन अच्छे से याद होनी चाहिए, इसके बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो अब आप लोगों ने एक्सप्रेशन निकाल ली, तो इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें स्टार्ट होती हैं, और वो इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली इसमें आती है हाफ लाइफ। तो ये हाफ लाइफ क्या होती है? तो देखिए, जब मैं हाफ लाइफ के बारे में बात कर रहा हूँ, तो हाफ लाइफ ये वो टाइम है जिसमें कोई रिएक्शन आदि हो जाए। रिएक्शन आदि होने का क्या मतलब है कि ये मैंने जो रिएक्टेंट लिया था, ये आधा रिएक्ट कर जाए। आधा रिएक्ट करने का मतलब है, या तो मैं बोल दूं आधा बच गया, या मैं कह दूं आधा रिएक्ट कर गया। तो इसका मतलब हाफ लाइफ वो टाइम है जब एक्स की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, a/2 के, या फिर ए टी किसके बराबर हो जाएगा, a/2। तो देखिए, मैं फिर आपको बता देता हूँ, आपको ए नॉट और ए टी में अच्छे से अंतर पता होना चाहिए। ए नॉट क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनिशियली। ए टी क्या होता है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टी आफ्टर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए आफ्टर टाइम टी। जैसे अगर आपने 100 मोल लिए थे, 20 रिएक्ट करने के बाद 80 बचे, तो ए टी 20 नहीं होगा, ए टी विल बी 80 एंड ए नॉट विल बी 100। तो ए नॉट वो अमाउंट है जो आपने इनिशियली लिया था, ए टी वो अमाउंट है जो आफ्टर टाइम टी बचा, जो बचा हुआ है अभी भी। तो यहाँ पर जैसे आप एक्स की वैल्यू a/2 रखेंगे, या ए टी आपने रख दिया, तो a/2 इंटू के इंटू टी हाफ, टी हाफ का फॉर्मूला आ जाएगा आपके पास, a/2 के। तो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस फॉर्मूले से आपको पता पड़ा कि आपकी जो हाफ लाइफ है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, राइट। के तो मैंने आपको बता दिया है कि के किस पे डिपेंड करता है, एक कैटलिस्ट पे और एक टेम्परेचर पे, और किसी पे डिपेंड नहीं करता, राइट। तो ये हाफ लाइफ होगी। अब अगर कोई आपसे बोले कि भाई कंप्लीशन टाइम निकालिए, तो हाउ विल यू कैलकुलेट कंप्लीशन टाइम? ये सारी चीज़ें मैं जीरो ऑर्डर के लिए कर रहा हूँ। तो कंप्लीशन टाइम के बारे में अगर मैं बात करूँ, तो देखिए, जब आपकी रिएक्शन कंप्लीट होगी, तो आप क्या कह सकते हैं कि जो एक्स है, कंप्लीट होने का मतलब है कि जो एक्स की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, सॉरी, वो एक्स ए के बराबर हो जाएगा, और ए टी आपका क्या आ जाएगा, जीरो। तो आप चाहो तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ए टी विल बी इक्वल टू जीरो, और ए टी आपने क्या लिखा, ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो जब ए टी को जीरो रख दिया, तो मैंने यहाँ टी कंप्लीशन लिख दिया। तो जैसे ही आपने ये जीरो रखा, तो टी कंप्लीशन क्या आ जाएगा, ए नॉट ओवर के ए। मुझे लगता है इसके बाद आपकी प्रॉब्लम ना सॉल्व हो चुकी है। तो ये कंप्लीशन टाइम आ गया, ये हाफ लाइफ आ गई। अगर अब मैं आपसे पूछूं रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच, तो लिखिए रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड टी कंप्लीशन। ध्यान से देखिए, टी कंप्लीशन विल बी ट्वाइस टी हाफ, ए अपॉन के। देखिए, ए अपॉन के और ए नॉट अपॉन के, तो यहाँ बस टू और आ गया, तो आप चाहो तो इसी को टी कंप्लीशन लिख सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अब ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, रिलेशनशिप बिटवीन टी हाफ एंड टी कंप्लीशन, एंड व्हाट इज टी कंप्लीशन। तो दिस इज ऑल अबाउट जीरो ऑर्डर। तो जीरो ऑर्डर की हाफ लाइफ कैसे निकालोगे, जीरो ऑर्डर की कंप्लीशन टाइम कैसे निकालोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें पता है। अब इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो लिखिए सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीरो ऑर्डर। हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट जीरो ऑर्डर, तो वो क्या क्या है मैं, सबसे पहले तो यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। तो मैंने बोला था जो रेट ऑफ रिएक्शन उसकी यूनिट तो होती है फिक्स, लेकिन रेट कांस्टेंट की वैल्यूज, ये यूनिट्स चेंज होती रहती हैं। तो यूनिट्स ऑफ रेट कांस्टेंट क्या होंगी जीरो ऑर्डर के लिए, मोलर सेकेंड इनवर्स, राइट। दूसरा पॉइंट है
अगर मैं जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूँ, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सा पॉइंट है। जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ एक स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बनाएगी, एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, concentration of reactant decreases linearly with time। तो ये पॉइंट पे आपके क्लियर हो गए कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो टाइम के साथ लीनियरली डिक्रीज हो रही है, ये लाइन की इक्वेशन है। चलिए अब थर्ड पॉइंट पर आते हैं। जो टी कंप्लीशन है वो कितना था, ए बाय के ए। टी हाफ कितना है, ए बाय 2k। तो यहाँ पर आपका जो टी हाफ होता है जीरो ऑर्डर के लिए, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए। ए मतलब इनिशियल अमाउंट। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों? देखिए कई बार ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम इसी से सॉल्व हो जाती है। जैसे अगर मैंने लिए 100 मोल रिएक्टेंट के और 10 सेकंड में वो हो गए 50 मोल, तो मुझे बताओ 50 से 25 होने में कितना टाइम लगेगा? तो देखिए अगर मैं पहली रिएक्शन के लिए बात करूं तो ये इनिशियल अमाउंट है, इससे 50 होने में 10 सेकंड लगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ 50 से 25 होने में इस रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट ये, और जो हाफ लाइफ है वो इनिशियल अमाउंट पे डिपेंड करती है। तो इनिशियल अमाउंट आधा हो गया तो हाफ लाइफ भी आधी हो जाएगी, 5 सेकेंड, समझे। अब अगर मैं बोलूँ 12.5 होने में, अब क्या बोलोगे भाई? 12.5 होने में कितना टाइम लगेगा? 2.5 सेकेंड। अगर मैं बोलूँ 6.25 में, तो उसमें कितना लगेगा? 1.25 सेकेंड। तो आपको समझ आ गया होगा ये आधे क्यों होते जा रहे हैं, क्योंकि हर रिएक्शन के लिए, मतलब इसके लिए 100 मोल थे, तो इस रिएक्शन के लिए इनिशियल अमाउंट 50 है, तो 10 की जगह वो आधा हो गया। चलिए 25 है तो 5 का आधा हो जाएगा, राइट। तो अगर मैंने आपको हाफ लाइफ दे दी तो पता है क्या होता है, 100 मोल आपने लिए थे तो इसको बोलते हैं 50%, दैट इज 10 सेकेंड। तो 100 मोल लिए थे और अभी 25 बचे हुए हैं, तो कितना रिएक्ट कर गया? 75%। तो कोई पूछे कि भाई टी 75% कितना होगा, तो इट विल बी 15 सेकेंड। कोई अगर पूछे कि टी 87.5% कितना होगा, तो ये क्या होगा? 17.5 सेकेंड। तो ये मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया होगा। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछे 93.75% कितना होगा, तो इट विल बी 18.75 सेकेंड। तो मुझे लगता है अब आपकी ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मैंने हाफ लाइफ टी 50% दी, और मैं आपसे कुछ भी स्टैंडर्ड पूछूं तो आप बिना कोई फॉर्मूला लगाए डायरेक्ट भी कर सकते हो। 3 चीज़ें हो गई हैं। चलिए तो अब मैं चौथे पॉइंट पर आता हूँ। चौथा पॉइंट भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए मैंने आपको यूनिट्स बता दी, रेट कांस्टेंट बता दिया। अब जो चौथा पॉइंट है ज़रा वो ध्यान से सुनना। और वो चौथा पॉइंट क्या है कि ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाता है। टी कंप्लीशन इज फाइनाइट, क्योंकि अभी आपने इसका फॉर्मूला लिखा था ए अपॉन के, तो वैल्यू रख दो, कुछ ना कुछ आ जाएगी, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, 100 सेकेंड, कुछ ना कुछ आएगी जो कि फाइनाइट वैल्यू होगी। तो ये फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती है। कौन सा ऑर्डर? जीरो ऑर्डर। अब अगला पॉइंट है, अगर मैंने एक रिएक्शन लिखी ए से बी, क्या रिएक्शन लिखी भाई? ए से बी, और ए से बी में ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है। अलग अलग टाइम पर मैंने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए लिख दी। मान लीजिए इक्वल टाइम इंटरवल ले लिया, 0, T, 2T, 3T। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन थी ए नॉट माइनस के डी। यहाँ कितनी होगी? ए नॉट माइनस 2 के डी। यहाँ कितनी होगी? ए नॉट माइनस 3 के डी। अब ध्यान से देखिए, इफ वी चेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, क्या हो रहा है अभी? इफ वी चेक कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कॉन्स्टिट्यूट, क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है भाई रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन? ये कोई आपको कोई रिलेशन नजर आ रहा है इनमें? मैं बताता हूँ। अब ध्यान से देखिए, ये एपी नजर आ रही है जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है? -k × टी।
माइनस के इंटू टी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कॉन्स्टिट्यूट यानी concentration of reactant after equal interval of time constitute an AB with common difference minus K into T। ये देखिए माइनस के इंटू टी। ये तो मैथमेटिकल पॉइंट हो गया कि भाई ये केपी बना रहा है, लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट भी आता है कि इस पॉइंट का मीनिंग क्या है। अगर ये एपी बना रहा है तो एपी बनाने का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ। ये यहाँ से आपको अच्छे से समझ आएगा। कोई वैल्यूज रख दो, जैसे ये 10 रख दो तो ये 20 हो जाएगा और ये 30 सेकेंड हो जाएगा मान लीजिए। एपी बनाने का मतलब अगर ये 100 है, ये 80 है, तो ये 60 और ये 40 एपी बन रहा है। देखो कॉमन डिफरेंस सेम है। तो देखिए पहले 10 सेकंड में अगर 20 मोल रिएक्ट कर रहे हैं तो अगले 10 सेकंड में भी 20 कर रहे हैं, अगले 10 सेकंड में भी 20 कर रहे हैं। ये बात मैं बताना चाहता था। इसका मीनिंग ये है, क्योंकि वो तो मैथमेटिकल पॉइंट हो गया एपी बन रहा है, बट इस एपी का मीनिंग क्या है? इट मीन्स इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम का मीनिंग ध्यान से देखना भी, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। क्लियर हो गया? इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट। तो मुझे लगता है ये पॉइंट आपके क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट है तो आप लोग यहाँ पर या क्लास के बाद आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, बट कोई डाउट यहाँ तक बच्चों का नॉर्मली रहता नहीं है। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट, राइट? डन। मैं कुछ ऐसी सेटिंग कर रहा हूँ कि मेरी फोटो कम से कम आए और आपको काम की चीज़ें ज़्यादा देखें। कभी मैं अपने आप को लेफ्ट कर रहा हूँ, कभी राइट कर रहा हूँ, उसका लॉजिक अब आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, अब देखिए 5 पॉइंट हो गए हैं, मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट एंड द सिक्स्थ वन। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो दैट रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। इसे प्रूव करके दिखाइए भाई। ये बात मैंने कैसे बोली? तो देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री है तो उसका कोफिशिएंट ही ऑर्डर बन जाता है। तो एक एलिमेंट्री जीरो ऑर्डर रिएक्शन कैसी होगी? जीरो ए गिविंग यू प्रोडक्ट। तभी तो मैं इस जीरो को ऐसे लिख पाऊंगा, के इंटू एटी की पावर जीरो। कोफिशिएंट ही तो जाता है, तो अब दिक्कत आ गई है। ये जीरो ए लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं हो। वन ए टू ए समझ आता है, लेकिन जीरो ए का क्या मतलब है? कोई मतलब ही नहीं। तो इससे समझ आया कि जीरो आ ही नहीं सकता, तो यहाँ भी नहीं आ सकता। यानी अगर कोई रिएक्शन जीरो ऑर्डर है तो वो एलिमेंट्री हो ही नहीं सकती। अगर वो एलिमेंट्री होगी तो कोफिशिएंट यहाँ आएगा, कोफिशिएंट जीरो हो नहीं सकता। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन मस्ट बी कॉम्प्लेक्स। ध्यान रखना भाई, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ये मैंने आपको सारी करेक्टरिस्टिक्स बताई जीरो ऑर्डर की। अब हम थोड़े से ग्राफ कर लेते हैं भाई जीरो ऑर्डर पे। तो देखिए भाई ग्राफ, ए से अगर बी बन रहा है, टी जीरो पर ये ए है, आफ्टर सम टाइम ये माइनस एक्स है, तो इसे मैं ए नॉट बोलता हूँ और इसे क्या बोलता हूँ, ए टी। तो ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। ए नॉट और ए टी दोनों हमने निकाल ली। तो मैं आपसे कुछ ग्राफ बोलता हूँ, तो अगर आप इसकी एक्सप्रेशन लिखोगे तो क्या होगी? माइनस डी ए बाई डी टी डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। जीरो ऑर्डर है तो यहाँ के आर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं।
तो अगर यहाँ पर के आर आ गया और ये जीरो ऑर्डर, तो मुझे कुछ ग्राफ बना के दिखाइए। जैसे पहला ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम, दूसरा ग्राफ मान लीजिए मैंने दे दिया आपको एटी वर्सेस टाइम, तीसरा ग्राफ मैंने दे दिया एक्स वर्सेस टाइम। ये ग्राफ बना के दिखाइए। हाउ विल यू ड्रॉ दीज ग्राफ? तो देखिए, अगर मैं रेट वर्सेस ये ग्राफ बनाता हूँ, तो रेट को वाई मानिए, टाइम तो है ही नहीं, वाई इज इक्वल टू के आर सम कांस्टेंट, इट विल बी लाइक दिस, इट विल बी लाइक दिस, यानी स्ट्रेट लाइन। समझ आ गई? जब तक रिएक्शन होगी कांस्टेंट रेट से होगी और अचानक वो रेट जीरो हो जाएगा जैसे रिएक्शन कंप्लीट होगी, लेकिन कांस्टेंट रेट से होगी भी, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट कर रहा है। अब आपको एटी और टाइम में रिलेशन चाहिए, तो वो भी आपके पास है। तो इसे आप पॉज कर करके खुद ट्राई कर सकते हैं। मैं आपको तरीके बता रहा हूँ। एटी को वाई मान लो, सी प्लस एम एक्स। तो अब आपका ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर इस ग्राफ के इंटरसेप्ट की बात करूं, तो ये इंटरसेप्ट किसके बराबर है? ए नॉट के। और ये जो स्लोप है वो माइनस के ए के बराबर है। तो अगर ये एंगल दिए दिया जाए थीटा, तो टेन थीटा माइनस के ए के बराबर आ जाएगा। तो अब यहाँ से के की वैल्यू निकाल सकते। जीरो ऑर्डर के लिए ये ग्राफ। और एक्स वर्सेस टाइम बोलूँ तो यहाँ एक्स क्या होता है? ए इंटू टी। तो बेसिकली एक्स को आपको क्या मानना है? वाई। ये हो गया, वाई इज इक्वल टू एम एक्स हो गया। तो एक्स वर्सेस टाइम अगर आप बनाओगे तो इट विल बी लाइक दिस। चलिए कुछ और ग्राफ भी बना लेते हैं। अब मैं आपसे कहता हूँ कि आप हाफ लाइफ वाला ग्राफ बनाएं, और आप तो देखिए इनफाइनाइट ग्राफ आ सकते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि आपको ग्राफ बनाना कैसे। बनाइए हुए कैसे बनाओगे? हाउ विल यू प्लॉट दिस ग्राफ? तो अभी अभी आपने निकाला कि टी हाफ इज इक्वल टू ए अपॉन टू के। तो नाउ यू कैन कंसीडर दिस एज वाई, ए को एक्स मान लो, एम एक्स। इट विल बी लाइक दिस। होगा या नहीं? अच्छा, एक्स में एक बात और रहेगी कि एक्स बढ़ता जाएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी? एक्स की ए की। क्योंकि जैसे ही एक्स ए के बराबर होगा तो ये जीरो हो जाएगा। तो एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ए के बराबर होगी भी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे स्ट्रेट लाइन दिखा देते हैं। तो माइनस डी ए बाई डी टी, अब आप यहाँ पर देखिए माइनस डी ए बाई डी टी को वाई मान लो, वाई इज इक्वल टू के आर। तो माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। तो दिस इज वाई इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, इट विल बी लाइक दिस। जैसे रिएक्शन खत्म होगी ये भी सीधा जीरो हो जाएगा। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि जीरो ऑर्डर के ग्राफ कैसे बनाएंगे। नाउ ग्राफ्स आर डन। ग्राफ आपके हो गए हैं। ग्राफ के बाद जीरो ऑर्डर के एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? तो मैंने बताया था कि ऑर्डर क्या है ये आपकी कंसर्न नहीं है, ये हमेशा पेपर में आपको दी जाएगी। बट फिर भी आपको पता होना चाहिए दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ जीरो ऑर्डर। एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो कई बार ये डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन आइडेंटिफाई करो। एडवांस में तो कोई नहीं पूछेगा, बट हम मेंस में उन्हें नहीं रोक सकते, राइट? तो ये H2+Cl2 ये सनलाइट की प्रेजेंस में होती है, जीरो ऑर्डर। हॉट प्लेटिनम सरफेस पर ये डिकम्पोजिशन होता है, ये भी जीरो ऑर्डर। मॉलिब्डेनम में टंगस्टन की सरफेस पे ये होता है, ये भी जीरो ऑर्डर। तो ये एग्जांपल्स आप लोग देख लेंगे, दीज आर ऑल जीरो ऑर्डर। तो अब एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है आपके सामने, जल्दी से इसे करके दिखा दो। हाउ विल यू सॉल्व इट? नोट कर लीजिए, पॉज कर लीजिए। एक बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम दी है मैंने।
टफ नहीं है, आप आसानी से कर सकते हैं। ट्राई कीजिए इसे, पॉज कर लीजिए वीडियो को। चलिए मैं इसे स्टार्ट करता हूँ। अगर इसको मैं देखूँ तो ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन दे दी, नहीं भी दी जाती तो आप लोग क्या यूनिट को देख के पता लगा लेते, के की यूनिट से आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पता लगता है। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि आपको दिया ए गिविंग यू 3b+c, कैलकुलेट एट व्हाट रेट ए इज डिसअपियरिंग एंड बी इज अपियरिंग। तो अपियरिंग और डिसअपियरिंग का रेट पूछ लिया भाई। चलिए, ए गिविंग यू 3b+c, ये वाली रिएक्शन है भाई। ए गिविंग यू 3b+c, कलर चेंज कर देता, आई थिंक नाउ इट इज क्लियर। तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे लिख सकते हो, -dA/dt 1/3 dB/dt और dC/dt इज इक्वल टू KR। कोफिशिएंट 1 है तो KR की वैल्यू भी आपको दी है भाई, कितनी दी है, 10⁻⁻3। तो मोल पर लीटर पर सेकंड, तो मोलर। तो पहले तो मैं इन सबके रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस निकाल लेता हूँ। ए पार्ट, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो कोफिशिएंट नहीं आएगा भाई, माइनस ऑफ dA/dt, तो वो KR के बराबर है, दैट इज इक्वल टू 10⁻³ m सेकेंड। फिर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी क्या होगा, तो कोफिशिएंट नहीं आएगा, तो dB/dt, तो dB/dt क्या होगा, 3 × KR, तो इट विल बी 3 × 10⁻³ m सेकेंड। सिमिलरली अगर आपको पूछ लिया जाए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, तो ये क्या होगा, dC/dt, तो ये भी क्या होगा भाई, KR 10⁻³ m s माइनस। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये चीज़ आपकी सॉल्व हो गई भी। अगर ये चीज़ सॉल्व हो गई है तो आपके सू के पार्ट्स खत्म हो चुके हैं। जैसे अगर मैं इनिशियल पार्ट की बात करता हूँ, जस्ट मिनट, तो अब देखिए अगर मैं ए पार्ट की बात करूँ तो नाउ ए पार्ट इज ओवर, ए बी और मैंने तो सी भी निकाल दिया, तो एक एक्स्ट्रा ही सॉल्व कर दिया। अब वो कह रहा है कि 20 मोल ऑफ ए आर टेकन इन 10 लीटर वेसल, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए क्या होगी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए होगी मोल ऑफ ए बाय वॉल्यूम, तो 20/10 इट विल बी 2 मोलर। तो अगर ये 2 मोलर है तो आपने 2 मोलर कॉन्सेंट्रेशन ली। आफ्टर व्हाट टाइम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी विल बी 0.5 मोलर, सी की कॉन्सेंट्रेशन 0.5 मोलर कितने टाइम के बाद होगी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो मैं अब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो जीरो ऑर्डर के लिए तो जीरो ऑर्डर वाले फॉर्मूले लगेंगे। तो बी पार्ट अब इसका सॉल्व करते हैं, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। बी पार्ट के लिए आप दोबारा से ये लिखें, ए गिविंग यू 3b+c, t0 पर ये ए था, थोड़ी देर के बाद ये -x होगा, तो ये 3x होगा, ये x होगा। ए की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मोलर, कितनी दे रखी है 2 मोलर। तो अब वो कह रहा है कि x कितना हो जाए 0.5, तो 2 - 0.5 इट विल बी 1.5। तो कितने टाइम के बाद ऐसा होगा, तो AT विल बी इक्वल टू A0 - K × T, तो 1.5 टू माइनस के भी अब आपको पता है KR, और के एक ही बात है क्योंकि ए का कोफिशिएंट 1 है, तो यहाँ से टाइम आ जाएगा, और वो टाइम भी कितना आएगा, 500 सेकेंड, शायद यही आना चाहिए, हाँ 0.5/1000, 0.5 × 1000, ठीक है। तो ये 500 सेकेंड्स में ऐसा होगा कि इसके 0.5 मोल्स इधर के इधर जाएंगे। नहीं तो आप डायरेक्ट भी एक फॉर्मूला लगा सकते थे, x इज इक्वल टू के × टी, तो x कितना है 0.5, के कितना है 10⁻⁻3, तो यहाँ से t आ जाएगा 500 सेकेंड्स। तो ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वो एक ही फॉर्मूला। तो बी पार्ट भी आपका हो गया। अब मैं अगले पर आता हूँ, और अगले पार्ट में क्या पूछा गया है, अगला पार्ट देखिए भी, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू बी एंड सी। तो रेट कांस्टेंट पूछा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्शन, तो के आर, विद रिस्पेक्ट टू बी एंड विद रिस्पेक्ट टू सी, तो के बी भी पूछा है और
के सी भी पूछा है, राइट? तो ये तो इजी प्रॉब्लम है भाई, के बी और अगर के सी पूछ लिया तो वो यहीं से आ जाएगा। के आर सी पार्ट पे आ जाते हैं। सी पार्ट में देखिए के आर क्या होगा, के ए अपॉन 1, के बी अपॉन 3, के सी अपॉन 1। तो के आर दे रखा 10⁻³ तो के ए और के बी कितना आएगा, के तो यही आ जाएगा, के बी निकाल लीजिए 3 इंटू 10⁻³ मोलर सेकेंड इनवर्स। के सी कितना आ जाएगा, के सी तो आपका के सी भी इतना ही आ जाएगा 10⁻³ एम एस में। के ए भी इतना ही आएगा क्योंकि इनके कोफिशिएंट 1 है। चलिए भाई सी पार्ट भी हो गया है, और सी पार्ट होने के बाद हम फिर से आगे आते हैं, कैलकुलेट हाफ लाइफ एंड कंप्लीशन टाइम। तो अब आपको हाफ लाइफ भी कैलकुलेट करना और कंप्लीशन टाइम भी कैलकुलेट करना है। तो हाफ लाइफ क्या होगी, इधर देखिए, टी हाफ, हाफ टाइम का फॉर्मूला है 2/k, ए है 2, 10⁻³ तो ये आ गई भाई आपकी 1000 सेकेंड्स। तो कंप्लीशन टाइम क्या होता है, ए बाय के ए, या फिर 2 टाइम्स द टी हाफ, तो ये 2000 सेकेंड आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। तो मैं बेसिकली आपको बिल्कुल बेसिक प्रॉब्लम के थ्रू बताना चाहता हूँ। अच्छा ये होगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद अपने आप करें, सॉल्यूशन जो मैं कर रहा हूँ तभी देखें, तब आप कहीं अटक रहे हो। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए बी एंड सी आफ्टर 100 सेकेंड्स। तो 100 सेकेंड के बाद ए बी और सी की कॉन्सेंट्रेशन क्या क्या है वो भी देख लेते हैं भाई। ए गिविंग यू 3b+c, कलर चेंज करना पड़ेगा, 2 - x, 3x एंड x। तो जब आप इसे करेंगे तो दिस इज 80, x सीधा ही निकाल लो, k इंटू टी। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10⁻³ इंटू टी 100.1। तो जैसे ही वो 0.1 आ गया तो ये 0.1 मोलर, ये 0.3 मोलर, और ये कितना आ जाएगा 1.80, कितना आ जाएगा 1.9 मोलर। हो गई प्रॉब्लम सॉल्व। बी टी आ गया, सी टी आ गया 0.3 मोलर। चलिए अगले पॉइंट पर आ जाते हैं। अब आप अगले पॉइंट को देखिए, कॉन्सेंट्रेशन मोल्स ऑफ ए बी सी आफ्टर 100 सेकेंड। 100 सेकेंड के बाद ए के, बी के और सी के कितने मोल होंगे। इसके बाद में 100 सेकेंड के बाद तो ये हो गए। एट व्हाट टाइम, मोल पूछ लिया, अब तक कॉन्सेंट्रेशन पूछी थी, तो ये इसी से रिलेटेड है। देखिए अब आपको एटी पता है, एटी क्या होता है, मोल ऑफ ए बाय वॉल्यूम। तो मोल ऑफ ए क्या होंगे 1.9 इंटू 10, 19 मोल। मोल ऑफ बी क्या होंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी कितनी है 0.3 इंटू 10, 3 मोल। और मोल ऑफ सी कितने होंगे 0.1 इंटू 10, 1 मोल। तो ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। अगले पर आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, एट व्हाट टाइम ए टी विल बी इक्वल टू बी टी। ये इंटरेस्टिंग है। तो ए टी और बी टी इक्वल हो जाए। देखिए ए टी कितना है 2 - x, बी टी कितना है 3x, ये इक्वल हो गए। यही तो है ए टी एंड बी टी। तो 4x कितने के बराबर होगा 2 के, x कितने के बराबर होगा 0.5 मोलर के। अब आपको x की वैल्यू निकालनी, 0.5 कब होगी, तो x इज इक्वल टू क्या होता है k इंटू टी, 0.5 10⁻³ टी। तो टी क्या होगा 500 सेकेंड्स। ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई। टी क्या आ जाएगा आपका 500 सेकेंड्स। क्लियर। चलिए, तो यहाँ तक मैं आपको ये सारी चीज़ें बताना चाहता था कि किस तरीके से आप इन्हें हैंडल करें जीरो ऑर्डर को। तो जीरो ऑर्डर की तरह ही अब हम अगले ऑर्डर पे मूव करते हैं, जो कि एक सिंपल और एक बहुत इंटरेस्टिंग ऑर्डर है, दैट इज फर्स्ट ऑर्डर। तो फर्स्ट ऑर्डर में क्या होगा, तो जीरो ऑर्डर का एनालिसिस हमने अभी कंप्लीट कर दिया है। अब हम आगे मूव करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पे। तो सेकंड मेरा पॉइंट है फर्स्ट ऑर्डर। तो जब मैं फर्स्ट ऑर्डर कह रहा हूँ तो फर्स्ट ऑर्डर का एनालिसिस अब हम स्टडी करने वाले हैं। जैसे मान लीजिए मैंने एन ए से बी लिया, पी जीरो पर ये ए था, ये जीरो था,
थोड़ी देर के बाद ये माइनस एक्स, तो ये क्या होगा एक्स बाय एन। बहुत सारे बच्चे इसे एक्स से लिख के छोड़ देते हैं। तो यहाँ पर ये ए नॉट, यहाँ पर ये ए टी, ठीक है। तो अगर मैं रेट की एक्सप्रेशन लिखता हूँ -1/n डी ए बाई डी टी, और ये क्या होगा डी बी बाई डी टी, और ये होगा के आर। अब ये फर्स्ट ऑर्डर मैंने बताया है, तो ए टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, ए टी की वैल्यू 1 होगी। तो माइनस डी ए बाई डी टी क्या होगा, एन इंटू के आर इंटू ए टी की पावर 1। एन इंटू के आर क्या होगा, के ए। तो माइनस डी ए बाई डी टी इट विल बी इक्वल टू के ए इंटू ए टी रेज टू द पावर 1। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, माइनस डी ए बाई डी टी, तो डी टी को आप दूसरी तरफ ले जाइए भाई, माइनस डी ए ओवर ए टी, और इट विल बी के इंटू डी टी, 0 से टी 0 पर ये ए नॉट था और ये कितना था, ए टी था। तो जब आप अब इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एल एन ए टी ओवर ए नॉट, और ये क्या आ जाएगा के इंटू टी। तो यहाँ से के इंटू टी आपका आ जाएगा एल एन ए नॉट अपॉन ए टी। माइनस को एडजस्ट कर लीजिए भाई, माइनस को एडजस्ट करोगे तो ए नॉट ऊपर आ जाएगा। इतना काम हो गया आपका। और अगर इतना काम हो गया है तो ये आपका एक्सप्रेशन आ गई जीरो ऑर्डर की। तो यहीं पर अगर आपसे ए टी निकालने के लिए मैं बोलूँ, ए टी क्या आ जाएगा, तो ए टी आ जाएगा ए नॉट ई रेज टू द पावर माइनस के इंटू टी। सिंपल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, ई की पावर में के टी को ले जाओ। इसकी जगह अगर मैं ये लिख दूं तो ये होगा ए माइनस के इंटू टी, तो यहाँ से एक्स आ जाएगा भाई। एक्स कितना आएगा, इतना। इस सारी एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है। तो आपने देखी कि ए टी और ए नॉट में वहाँ लीनियर रिलेशन आ रहा था, यहाँ कैसा रिलेशन आ रहा है, एक्सपोनेंशियल। यहाँ कैसा रिलेशन आ रहा है अभी, एक्सपोनेंशियल। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इसकी अगर मैं पूछूं कि हाफ लाइफ क्या होगी, टी हाफ, तो देखिए हाफ लाइफ का वही मतलब है कि जब ए टी की वैल्यू आधी रह जाए, तो ए टी की वैल्यू अगर आधी रह जाए तो के ए इंटू टी हाफ, यहाँ होता था एल एन ए नॉट ओवर ए टी, तो यहाँ ए नॉट बाई 2 लिख दीजिए, तो ये एल एन टू आ गया। तो टी हाफ क्या होगा, एल एन टू अपॉन के ए। एल एन टू की वैल्यू होती है 0.693 ओवर के ए। मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि log 2 होता है 0.3010, और एल एन टू को आप लिख सकते हो 2.303 log 2। ये सारा आपने मैथ में पढ़ा हुआ होगा। तो देखिए हाफ लाइफ आ गया, और एक इंटरेस्टिंग बात ये आई कि इसकी जो हाफ लाइफ है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। इसकी हाफ लाइफ इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन आ रही है। चलिए अब आगे बढ़ता हूँ। कंप्लीशन टाइम क्या होगा, व्हाट विल बी द कंप्लीशन टाइम। तो कंप्लीशन टाइम क्या होगा, अब कंप्लीशन टाइम का क्या मतलब है, आप ए टी को 0 रख दीजिए, क्योंकि जब कोई रिएक्शन कंप्लीट होगी भाई, मैंने ये रिएक्शन ली, अगर ये कंप्लीट हो रही है तो फाइनली ये 0 हो जाएगा। अगर ये 0 है तो मामला साफ है, ए ए इंटू टी एल एन ए नॉट ओवर ए टी। तो अगर ये 0 है तो टी क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट। इससे ये बात क्लियर हुई कि जो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि उसका कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट है। क्योंकि उसका कंप्लीशन टाइम कितना है, इनफाइनाइट। जीरो ऑर्डर का इनफाइनाइट नहीं था, वो फाइनाइट टाइम में कंप्लीट हो जाती। तो आपने ये भी निकाल लिया। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज हो गया। अब मैं करेक्टरिस्टिक्स पे आता हूँ। तो लिखिए करेक्टरिस्टिक्स। देखिए अच्छा होगा कि आप नोट्स भी साथ के साथ बनाते रहे। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। पहली करेक्टरिस्टिक है कि यूनिट्स ऑफ के। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के की यूनिट होंगी सेकंड इनवर्स या मिनट इनवर्स, बेसिकली टाइम इनवर्स। अब मैं दूसरे पॉइंट पर आता हूँ। दूसरे पॉइंट में क्या था, वहाँ मैंने आपको बताया था कि
80 ए नॉट ई की पावर माइनस के टी होता है। जीरो ऑर्डर में ये लीनियर रिलेशनशिप आ रही थी, अब क्या आ रही है, एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ मैं बोलने वाला हूँ कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए या फिर रिएक्टेंट डिक्रीजेज लीनियरली विद टाइम। तो ये भी एक फर्स्ट ऑर्डर की कैरेक्टरिस्टिक है कि रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है जीरो ऑर्डर में लीनियरली होती थी, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर वो क्या होगी, एक्सपोनेंशियल। चलिए ये पॉइंट भी हो गया। थर्ड पॉइंट है जो इसका टी हाफ है वो ln2/ka आता है, जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन। ये मेंस के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब बच्चे पूछते हैं सर ये इंडिपेंडेंट होने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा सर, अब ये अलग से क्यों बता रहे हैं। तो देखो मैं इसका एक इंटरेस्टिंग क्यूरियस केस ऑफ बेंजामिन सुनाता हूँ। वो क्या है कि अगर आपने 100 मोल ए के लिए और 10 सेकंड के बाद वो 50 रह गए, तो 50 से 25 होने में पहले जीरो ऑर्डर में कितना टाइम लग रहा था, 5, क्योंकि इनिशियल अमाउंट आधा हो गया। लेकिन यहाँ पर कितना लगेगा, 10 सेकेंड, क्योंकि वो अमाउंट पे डिपेंड ही नहीं करती, वो के पे डिपेंड करती है और के टेम्परेचर पे करता है। तो 25 से 12.5 होने में भी कितना लगेगा, 10 सेकेंड। इससे 6.25 होने में भी कितना लगेगा, 10 सेकेंड। तो मुझे लगता है अब आपको क्लियर हो गया होगा। यानी मैं कह सकता हूँ अगर आपको हाफ लाइफ दे दी 10 सेकेंड, तो आप T75 निकाल सकते हो 20 सेकेंड, T87.5% निकाल सकते हो 30 सेकेंड। देखिए 87.5% का मतलब है कि 87.5 रिएक्ट कर गया है 100 में से, और बचेगा कितना, 12.5। ठीक है, ये ध्यान रखना इसका मीनिंग क्या होता है। अब आगे अगर मैं आता हूँ तो T93.75% क्या होगा, 40 सेकेंड। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, तो ये भी अब हमारा पॉइंट हो गया है अभी, 3 पॉइंट हो गए हैं। चौथा पॉइंट आता हूँ कंप्लीशन टाइम पे। तो अगर टी कंप्लीशन की बात करता हूँ तो जो कंप्लीशन टाइम है वो इनफाइनाइट है, यानी कभी भी फाइनाइट टाइम में कंप्लीट नहीं होगी। अब एक और रिलेशन पे आता हूँ कि अगर ए से प्रोडक्ट बन रहा है और आपने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 80 लिखी आफ्टर टाइम टी, वहाँ भी यही करते थे हम, आफ्टर टाइम टी 0 टी 2 टी 3 टी। तो 80 की जो कॉन्सेंट्रेशन आएगी इनिशियली ए नॉट थी, फिर ए नॉट इंटू माइनस के टी आएगी, फिर ए नॉट इंटू -2 ka टी आएगी, फिर ए नॉट इंटू ई की पावर -3 k इंटू टी आएगी। अब आप ध्यान से देखिए इनमें रिलेशन क्या है भाई, देखो जरा क्या रिलेशन है इनमें। तो इनमें जो रिलेशन आ रहा है ये एक जीपी बन रही है जिसका कॉमन रेशियो ये है। जीरो ऑर्डर में क्या बन रही थी, एपी। तो एपी का मैंने मीनिंग क्या निकाला था कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। तो जीपी का क्या मतलब निकलेगा, जीपी का क्या मतलब निकलेगा, तो मैं बताता हूँ। इस जीपी का जो मतलब निकलेगा वो ये है कि इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट reacts, very very important, equal percentage of reactant वहाँ इक्वल अमाउंट था। तो इक्वल अमाउंट और परसेंटेज में क्या अंतर है, जरा वो भी देख लेते हैं। उसमें अंतर ये है कि आपने 100 मोल लिए, 10 सेकंड के बाद वो 80 रह गए, तो मैं कह सकता हूँ 20% रिएक्ट कर गए या 80% बच गए। तो अगले 10 सेकंड के बाद इसके 20% रिएक्ट करेंगे या 80%, इसके 80% बचेंगे। अगले 10 सेकंड के बाद इसके 80 बचेंगे, तो 0.8 से मल्टीप्लाई कर दो इसे, राइट। 100 का 80, 0.8 से मल्टीप्लाई किया, इसको 0.8 से किया, क्योंकि जीपी बन रही है, कॉमन रेशियो 0.8 है। तो यहाँ मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि पहले 10 सेकंड में 20 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, अगले 10 सेकंड में कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 16 मोल, 16 मोल।
और अगले 10 सेकंड में कितने मोल रिएक्ट कर रहे हैं? 12.8 मोल। तो देखिए पहले 10 सेकंड में ज़्यादा थे, अगले में कम हुए, अगले 10 में और कम हुए, बट परसेंटेज इक्वल है। 80 का 20% कितना होगा? 16। 64 का 20% 12.8। तो इक्वल परसेंटेज रिएक्ट कर रही है, बट अमाउंट इक्वल नहीं है। इसलिए जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन है वो क्या होती जाएगी? स्लो होती जाएगी। सही है। तो ये सभी आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के क्या हो गए? इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब मैं थोड़ा सा ग्राफ पर आता हूँ भाई। ग्राफ, फिर हम न्यूमेरिकल भी इसके ऊपर करेंगे, बट उससे पहले आपको मैं इसका ग्राफ बताऊंगा। राइट। तो ग्राफ में पहले हम लोग ले लेते हैं ग्राफ्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। सबसे पहले मैंने एक रिएक्शन लिखी ए से बी, टी जीरो पर ये जीरो, आफ्टर टाइम टी ए माइनस एक्स ये एक्स। तो इसे मैं कह देता हूँ ए नॉट, इसे मैं कह देता हूँ ए टी। ठीक है भाई। तो जब मैंने ये किया तो मैं अब एक्सप्रेशन क्या लिखूंगा? माइनस डी ए बाई डी टी, डी बी बाई डी टी, और के आर इंटू ए टी की पावर 1, ए टी आएगा। अगर वो कहता है कि भाई इनिशियल रेट बताओ तो ए नॉट लिख दो, नहीं तो जिस टाइम पे रेट पूछा उस टाइम की कॉन्सेंट्रेशन डालनी पड़ेगी। तो यहाँ अगर आपका ए टी आ रहा है, तो अब देखिए मैं कुछ ग्राफ दे रहा हूँ, आप उन्हें अपने आप बनाने की कोशिश करो। पहले पॉज कर लेना जब ग्राफ देख लो, फिर आप उन्हें मेरे वाले सॉल्यूशन से मैच करना। पहला ग्राफ है रेट वर्सेस ए टी। दूसरा ग्राफ है ए टी वर्सेस टाइम। तीसरा ग्राफ है रेट वर्सेस टाइम। अब यहीं पर वीडियो को पॉज करें और थोड़ी देर इन्हें ट्राई करें अपने आप। फिर मैं तो तरीका बताऊंगा ही, क्योंकि मैंने जीरो ऑर्डर में बताया, और मैं अक्सर कहता हूँ कि ऐसे कितने भी ग्राफ आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप उस सिनेरियो में कैसे करेंगे। देखिए जब मैं रेट वर्सेस एटी कहता हूँ, तो ये वाई हो गया, एम हो गया, एक्स हो गया। तो दिस ग्राफ विल बी लाइक इट। राइट। और जब एटी वर्सेस टाइम कहता हूँ, तो एटी क्या होता है? ए नॉट। तो देखिए ये वाई, ये कुछ कांस्टेंट ई की पावर माइनस एम एक्स, इट विल बी एक्सपोनेंशियल। अब मुझे लगता है आपको समझ आ गया मैंने क्या किया। तो रेट वर्सेस टाइम अब आप इजीली कर सकते हैं। रेट और ये एटीआई से टाइम से कनेक्ट कर दो। क्या होगा यहाँ पर? रेट, मैं ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, ए इंटू एटी, एटी की जगह लिख दीजिए ए नॉट। तो ये दोनों तो कांस्टेंट है, तो रेट इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो दिस इज वाई टी ई की पावर माइनस एम एक्स। तो इसकी भी जो शेप आएगी वो यही आएगी। मुझे लगता है अब आपको ग्राफ बनाने आ गए होंगे। ठीक है। अगर आपको ग्राफ बनाने आ गए हैं प्रॉपर, तो मैं कुछ ग्राफ और दे देता हूँ, इनको ट्राई कीजिए। एटी वर्सेस, सॉरी, एल एन एटी वर्सेस टाइम, और लॉग एटी वर्सेस टाइम, टी हाफ वर्सेस ए। तो देखिए जब वो एल एन एटी कह रहा है, तो आप क्या करने वाले? खुद ट्राई करो, पहले पॉज कर लो वीडियो को, फिर आप यहाँ से देखना। तो के इंटू टी एल एन ए नॉट ओवर एटी, तो के इंटू टी, मुझे टाइम चाहिए, एल एन ए नॉट माइनस एल एन एटी। तो यहाँ से आपका आ जाएगा एल एन एटी, एल एन ए नॉट माइनस के इंटू टी। तो दिस इज वाई टी प्लस एम एक्स। तो ये स्ट्रेट लाइन आएगी जिसका जो स्लोप होगा वो माइनस के बराबर होगा। अगर एल एन की जगह लॉग आ जाए, तो 2.303 लॉग एटी लिख दो यहाँ, 303 लॉग ए नॉट लिख दो यहाँ, माइनस के इंटू टी। तो लॉग एटी क्या आएगा? लॉग ए नॉट
तो कुछ नहीं, ग्राफ की शेप में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस जो स्लोप होगा वो -k/2.303 हो जाएगा। ठीक है, अब आप टी हाफ वर्सेज ए अगर निकालेंगे तो मैंने बताया था टी हाफ इज ln2/k, तो टी हाफ इज इक्वल टू सम कांस्टेंट, तो इट विल बी लाइक दैट। तो इसकी जो हाफ लाइफ है फर्स्ट ऑर्डर की वो कभी भी चेंज नहीं होगी, वो रिएक्शन के दौरान कांस्टेंट ही रहने वाली है। तो हाफ लाइफ इज गोइंग टू बी कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन, राइट। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर के एग्जांपल। तो मैं आपको बता देता हूँ, जितनी भी दुनिया में रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं, दीज आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर है, वो भी हम डिस्कस करेंगे स्यूडो ऑर्डर क्या होता है। देन मिनरल एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये मतलब ऐसा रटना नहीं है, पर हाँ ये एनसीईआरटी में दे रखे हैं तो मेंस में पूछे जा सकते हैं, पर हम इन्हें रोक नहीं सकते। अब प्रैक्टिस पर आते हैं भाई, बट प्रैक्टिस से पहले कुछ न्यूमेरिकल के लिए कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स मैं आपको बता देता हूँ फॉर न्यूमेरिकल पर्पस, राइट। तो अगर मैं उसके लिए बात करूँ फॉर न्यूमेरिकल, अगर आपको दिया जाए इफ परसेंटेज रिएक्शन इज गिवन, का क्या मतलब है। देखिए ए से अगर पी बन रहा है K/T, आपने लिखा ln A0/80, और आपको बोला 20% रिएक्ट कर गया, तो 20% रिएक्ट कर गया तो बचेगा कितना, 80। तो अगर मैंने कहा K/20%, तो 20% रिएक्ट कर गया, यहाँ 20 लिख रहा तो 20% रिएक्ट कर गया, तो ये क्या होगा 100, और अब 80 कितना बचा होगा 80, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100/100 - 20। इन जनरल अगर ऐसा आ जाए K/T x%, तो आप 100 × 100 - x कर दो, तो 30 बोले तो 30 लिख दो, 40 बोले तो 40 लिख दो, जैसे 50 लिखोगे तो ln2 आ जाएगा। तो अगर यहीं पर आपको दे दिया जाए कि फ्रैक्शन, कितने फ्रैक्शन रिएक्शन खत्म होगी, फ्रैक्शन ऑफ रिएक्शन इज गिवन, तो फ्रैक्शन का क्या मतलब है, बोले 1/3 रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 2/3, तो उसे आप, भाई फ्रैक्शन और परसेंटेज में अंतर क्या है, परसेंटेज 100 पर कैलकुलेट होती है और फ्रैक्शन 1 पे कैलकुलेट होता है, तो 1 - 1/2। अगर वो बोले 1/3 रिएक्ट कर गया है, तो 1 - 1/3, तो K/1/n, ये क्या होगा ln1, 1 - 1/n, राइट। चलिए अब हम कुछ प्रैक्टिस के लिए मैं आपको प्रॉब्लम देता हूँ। तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपके सामने है, और वो ये रही, प्रूव दैट। इसमें ये वाली प्रॉब्लम आईआईटी एडवांस में पूछी गई है, ये पूछी गई है एडवांस में, मेंस नहीं कह रहा हूँ। तो पॉज, इस वीडियो को आप पॉज करके इसे आराम से ट्राई करें, राइट। हाँ तो इस प्रॉब्लम को करते हैं। तो देखिए अगर आपसे जैसे पूछा गया T75%, तो T75% कैसे सॉल्व करने वाले हैं हम इसे, इधर देखिए, प्रूव दैट। तो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, पहले आप खुद ट्राई कीजिए, जब ना हो तो यहाँ पर देखिए, फर्स्ट ऑर्डर के लिए 100/25 4 होगा, तो ये होगा 2 × ln2/k, इट विल बी 2 × T50%। पहला हो गया प्रूफ। अब आप दूसरा कीजिए भाई। अगर मैं दूसरे की बात करता हूँ 87.5%, तो अगेन 1/k ln 100 तो 87.5% रिएक्ट कर गया, तो बचा कितना 12.5, इट विल बी 8। 8 को आप 2⁻³ लिख सकते हैं, तो 3 ln2/k, तो ये टी हाफ हो गया, तो 3 टाइम्स T50%। ये वाला है जो थोड़ा सा मुश्किल है भाई, मैथ अच्छा होना चाहिए इसे करने के लिए, कोई बात नहीं, इतना भी अच्छा होने की जरूरत नहीं है। इधर देखिए, अगर वो बोलता है 99.9%, तो इट विल बी 1/k ln 100 माइनस दिस, तो 0.1 आ जाएगा, 1000 आ गया। 2.303 log 10⁻³
के, ये तो 3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.909 ओवर के। आप इसे लिख सकते हो 10 इंटू 0.690। तो अब आप ध्यान से देखिए, ये टर्म क्या बन गया, अप्रोक्सीमेट है। वैसे आप जानते हो 0.693 होता है Ln2, तो यहाँ आपने 0.690 रख दिया और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। 10 टाइम्स t 50% अप्रोक्स, राइट। तो इन चीज़ों का आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अब अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, एकदम फॉर्मूला बेस्ड है। इंटरेस्टिंग तो क्या बोलूँ, एकदम सिंपल मेंस लेवल की प्रॉब्लम है, बट हाँ कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पहले ही दे दिए, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन दे दी, आफ्टर 1 आवर द कॉन्सेंट्रेशन इज दिस, तो इससे के आ जाएगा। तो रेट कॉन्स्टेंट ही पूछा है, तो पहले तो के क्या होगा, ln ए नॉट ओवर 80, तो 1/t। और अब इसने बोला 1 आवर, तो 1 × 1 ln 100 अपॉन या 1/0.25, तो ये ln 4 हो जाएगा, ये आ जाएगा Rn। ये के आ गया भाई। रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन 50% रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो देखिए जब 50% रिएक्शन कंप्लीट हो गई है तो रेट क्या होगा, के इंटू 80। के आपने अभी अभी निकाला है 2 ln 2, और 1 आवर था 80। जब 50% रिएक्शन हो गई तो इनिशियली 1 मोलर था, तो ये कितना होगा 0.5 मोलर, तो ये ln 2 आ जाएगा, दैट इज 0.693 मोलर Rn। सेकंड में निकालना है तो आप इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। सबसे बड़ी एरर यहीं पर होती है, मैंने मोलर R इनवर्स में निकाला रेट ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन जो 4 दे रखी होंगी वो सेकंड इनवर्स में दे रखी होंगी, तो वहाँ आपको ये सेकंड इनवर्स में करना पड़ेगा, राइट। चलिए भाई अब आप इस प्रॉब्लम को कीजिए, प्रॉब्लम नंबर 3। देखिए इस प्रॉब्लम को आपको बड़े ही ध्यान से करना है, और आप देखिए एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसका रेट दे रखा है T1 यानी 10 मिनट पे इतना, अब फिर 20 मिनट पे इतना। ध्यान से पढ़िए और सोचिए यहाँ गलती कहाँ होती है। इंटरेस्टिंग है, कॉन्सेप्चुअल है, हर तरीके की चीज़ें हैं अकेली प्रॉब्लम में। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, रिएक्शन नहीं दी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिएक्शन नहीं दी तो आप मान लीजिए। तो रेट क्या होगा फर्स्ट ऑर्डर का, के इंटू 81, 80 की पावर 1। अब आपको T1 दिया है, उस पर R1 दिया है, T2 दिया है, उस पर R2 दिया है। अब मैं बताता हूँ एरर कहाँ होती है। ये जो टाइम है ये मिनट में दिया है, और ये जो टाइम है ये सेकंड में दिया है, ये यूनिट। तो आपको टाइम को सब जगह सेकंड में कर लो, अच्छा होगा। ये निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, तो R1/R2 का रेशो के से के कट गया, T1 क्या होगा, ए नॉट माइनस के इंटू T1, ए नॉट माइनस के इंटू T2 इज इक्वल टू R1 कितना है 2 × 10⁻³ और R2 कितना है 4 × 10⁻⁻4, 5 आ जाएगा। ए नॉट से ए नॉट कट जाएगा, e⁻⁻ के कॉमन ले लीजिए, T2 माइनस T1 कर दीजिए, तो T2 कितना होगा 1200 सेकेंड, T1 कितना होगा 10 × 60 600 सेकेंड्स। तो ये आपका आ जाएगा 5, तो e⁻⁻ k इंटू 600 एंड दिस इज 5, तो दोनों तरफ लॉग ले लो, तो ln 5 क्या आ जाएगा k इंटू 600, k क्या आ जाएगा ln 5 ओवर 600। होगी प्रॉब्लम सॉल्व, यही तो पूछा था। तो मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर बच्चे गलती कहाँ करते हैं यहाँ पर, राइट। तो जैसे कि आ गया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। तो अगेन इट वाज अ वेरी इजी प्रॉब्लम, और इतना करने के बाद अब अगली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि स्यूडो ऑर्डर क्या होता है, सेकंड ऑर्डर क्या होता है, nth ऑर्डर क्या होता है, और स्यूडो ऑर्डर के क्या क्या फ़ायदे हैं, सेकंड ऑर्डर को हम कब स्यूडो में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ये सारी चीज़ें तो बताऊँगा ही, प्लस आज की क्लास के बाद मैं आपको मॉड्यूल देने वाला हूँ। मॉड्यूल दूँगा उसमें आप एक्सरसाइज़ 1 में 1 से लेकर 20 तक प्रॉब्लम कर सकते हो, जिसमें ज़ीरो ऑर्डर भी गिवन है, फर्स्ट ऑर्डर भी गिवन है और इससे पहले जो पढ़ाया था वो भी गिवन है। मैं आपको एक डीपीपी नंबर 2 भी दे दूँगा और 1 के सॉल्यूशन आज ग्रुप में डाल दूँगा। तो मैं आप सभी बच्चों को बोलूँगा आप जल्दी से तीव्रा का ग्रुप और चैनल दोनों चीज़ें जॉइन कर लो। आप अपने डाउट्स भी पूछ सकते हैं वहाँ पर चैनल के अंदर, सॉरी ग्रुप के अंदर। तो ये तीव्रा नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मैं आज वहाँ पर डीपीपी और शीट डाल दूँगा, राइट? तो आप लोग उसे करें अच्छे से और करने के बाद अगली क्लास में रेडी रहें। मैं आपको स्यूडो ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर और रनत ऑर्डर ये सारी चीज़ें कराने वाला हूँ, राइट? तो आज के लिए फिर इतना ही बहुत है और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को, इस लेक्चर को लाइक और शेयर करना ना भूलें और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, तीव्रा बाय राहुल कौशिक। अगर आप इसे सब्सक्राइब करते हैं तो इस तरीके के लेक्चर्स और सारे टॉपिक्स पे लेक्चर्स आते रहेंगे एंड आई होप यू रियली एंजॉय टुडेज क्लास। सो थैंक यू गाइस, बाय बाय।